हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया जाता है, साथ ही साथ हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। मंथली, वीकली करंट अफेयर्स एंड ईयरली करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाया जाता है। फिलहाल हम 70th बीपीएससी का जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने ही वाला है। जस्ट 3 to 4 वीडियोस में हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी तक हमने गुप्त काल का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे केंद्रीय नौकरशाही प्रशासन क्या था, गुप्तकालीन प्रशासन क्या था, कौन से अधिकारी को क्या कहा जाता था, गुप्तकालीन में सामाजिक अर्थव्यवस्था की क्या थी, समाज के दृष्टिकोण से स्त्रियों की दशा क्या थी, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे कंप्लीट करी थी। श्रेणियां क्या थी गुप्त काल में, और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जहां से वन लाइनर क्वेश्चंस 110% पूछे जाते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये ना सिर्फ बीपीएससी के लिए, हर एक स्टेट के पीसीएस एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये नोट्स रिवाइज कर रहे हैं और वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक्स पर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन सा है। तो दशावतार मंदिर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कितनी बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है। तो ये कहाँ है, तो ये है देवगढ़ झांसी में। विष्णु मंदिर ये कहाँ है, तिगवा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर जो है ये खोह में है, जो कि नागौर मध्य प्रदेश में है। और पार्वती मंदिर नायना कुठरा में है, कुठार में है, मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर जो है ये भीतरगांव कानपुर में है। और शिव मंदिर भूमरा नागौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। सारे के सारे जो मंदिर हैं ये गुप्तकालीन मंदिर है, और ये सारी की सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले एक पेन पेपर लेके बैठिए और उस पे जो जो चीजें आपको लगता है कि ये दिस वन इज नोटेबल, ये नोट करना चाहिए हमें, जस्ट उसको एक शॉर्ट नोट्स की तरह नोट कर लीजिए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आप उस नोट्स को रिवाइज करके जाइए, तो वो सारे क्वेश्चंस भूलने के और गलत होने के चांसेस काफी कम होंगे। नेक्स्ट है शिक्षा एवं साहित्य। इस काल में कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, भोट, भास, विष्णु शर्मा आदि जैसे कई साहित्यकार हुए थे। तो हमने देखा है एग्जामिनेशन हॉल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सारे जो कवि है और ये सारे जो विद्वान हैं ये किस काल से रिलेटेड हैं, या आपको कुछ कवि के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन गुप्त काल से रिलेटेड है, गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली देखे जाते हैं। पुराणों के वर्तमान स्वरूप का विकास जो है ये गुप्त काल में ही हुआ था, और रामायण एवं महाभारत की अंतिम रचना भी जो है ये गुप्त काल में ही हुई थी। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना कब हुई थी, तो ये हुई थी गुप्त काल में। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि गुप्त काल की तुलना पेरिक्लिस युग यानी कि एथेंस के इतिहास में तथा एलिजाबेथ युग अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में से भी की जाती है। गुप्त काल की प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी है, वन बाई वन सारी चीजों को देख लेते हैं। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम, और विशाख दत्त ने रचना करी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त की। किरातार्जुनीयम की रचना भारवी ने की, और रावण वध की रचना जो है ये किसने की, ये की भट्टी ने। रावण वध पूछा जाता है। स्वप्नवास वदत्तम, चारुदत्त, उरुभंग, कर्णभा, पंचरात्रि, इन सब की रचना किसने की,
भासने की। अब देखिए यहाँ से जो भी आपको रचना है और उनके जो रचनाकार है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कभी कभी कोई ऐसा बुक होता है जैसे हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हम जनरली उन सारी चीज़ों को कहीं कहीं नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ये किरातर जो नियम है, इसके बारे में आप बहुत कम ही जानते होंगे, बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है ना, ये अभिधर्म कोश जो है, तो इन सब चीज़ों को अगर पूछा जाए तो आपको पता नहीं होगा। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से जो हम ये आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसमें कम से कम हम हर एक जगह से नोट्स को देखकर और जहाँ से हमें बेस्ट लगता है, जो पॉइंट्स जहाँ पे ऐड करना चाहिए, वैसे हम इस नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। सो आगे देखते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत और ऋतु संहार, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है कालिदास की। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत एंड ऋतु संहार, किसकी रचना? कालिदास की। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। अभिधर्म कोश लिखा है वसु बंधु ने। और प्राण समुच्चय लिखा है डिंगनाग ने। और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। ये अमर कोश और प्राण समुच्चय जो है, ये आपका रेलवे के एग्जाम में, जो लोको पायलट का एग्जाम आने वाला है, अगर आप में से किसी ने फॉर्म भरा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये दोनों क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। मैंने हाल फिलहाल में 100 क्वेश्चंस के सेट प्रीवियस ईयर के कंप्लीट किए हैं। रेलवे के 1000 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, इसलिए मुझे ये याद है कि मैंने इसको बताया है। दश पदार्थ शास्त्र जो है, ये चंद्र ने लिखा है। अमर कोश अमर सिंह ने लिखा है। न्यास ये है जितेंद्र बुद्धि ने लिखा है। शिशुपाल वध जो है, ये माघ ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रचना और उनके रचनाकार थे जो हमने देखा है गुप्त काल से। अब गुप्त काल का कला आर्ट से रिलेटेड जो हम देख लेते हैं कि गुप्त काल में कला का क्या प्रभाव था, किस टाइप की कलाएं चलती थी, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। गुप्त काल में मूर्ति कला ने अपने आप को गांधार शैली से मुक्त कर लिया था। तो गुप्त कला में गांधार शैली से मुक्त कर लिया था, तो ये शैली नहीं चलेगा। तत्कालीन मूर्ति कला का सबसे भव्य नमूना है सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, जिसमें बुद्ध की मूर्ति है। जो बुद्ध की मूर्ति है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, जो कि सारनाथ से प्राप्त हुआ है, वो गांधार शैली से बिल्कुल मुक्त है, क्योंकि इस गुप्त काल में मूर्ति कला को गांधार शैली से मुक्त कर दिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त बिहार के भागलपुर से मिली मूर्ति की ताम्र मूर्ति एवं मथुरा से मिली बुद्ध की खरी मूर्ति विशेष है। तो हम बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि ये सारे लाइन्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम में। गुप्त काल एक ऐसा काल था जिसमें सारे के सारे लोग, जो भी शिक्षित लोग थे और जो भी संस्कृति से जुड़े लोग थे, उन सारे लोगों की दिलचस्पी चित्रकला में थी। और इन कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा का परिचय देते हैं, तो ये देते हैं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ये सारे के सारे लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अजंता शैली के अन्य चित्र मालवा के बाध नामक स्थान से प्राप्त होता है। मालवा के बाध नामक स्थान से प्राप्त होता है। अजंता चित्रकारी की बात कर लेते हैं। अजंता में 29 गुफाएं निर्मित हुई है, जिनमें अब सिर्फ 6 का अस्तित्व बचा है। बची हुई गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। सिर्फ 16 और 17 जो है ये गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। और गुफा संख्या 17 का चित्र चित्रशाला के नाम से प्रसिद्ध है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा गुफा चित्रशाला के नाम से प्रसिद्ध है, तो गुफा संख्या 17। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है घुमा के कि गुफा संख्या 17 जो कि चित्रशाला के नाम से प्रसिद्ध है, वह किस काल की है? तो गुप्त काल की है। इनमें बुद्ध के जीवनी से संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया कि गुफा संख्या 17 जो कि गुप्त काल की प्रसिद्ध गुफा है, वो किसकी जीवनी को दर्शाता है?
तो यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस गुप्त काल के विज्ञान के बारे में हम जान लेते हैं, क्या तरक्की हुई थी, जैसे जो औषधियाँ हैं या उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता था, नक्षत्र विज्ञान से संबंधित, बीज गणित, ब्रह्म सिद्धांत, ये सारी चीज़ें इस काल में देखने को मिली थी। खगोल शास्त्री भी काफ़ी इस काल से देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गणित के क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का विकास हुआ तथा प्रसिद्ध गणित आर्यभट्ट ने दशमलव पद्धति का आविष्कार किया। किस काल में? गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है एवं अपनी धुरी पर घूमती है तथा पृथ्वी एवं चंद्रमा की स्थिति के कारण ग्रहण लगता है। ये किस काल में बताया गया? गुप्त काल में। किसके द्वारा बताया गया? तो आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की, जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित थी। यह ग्रंथ वैसे तो उपलब्ध नहीं है। इन्होंने गणित के ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की। किसने? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय की रचना की। और आर्यभट्टीय जो है ये किस चीज की रचना है? ये गणित की रचना है, गणित का ग्रंथ है। ब्रह्मगुप्त इस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की। ब्रह्म सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ब्रह्मगुप्त ने की, जो कि इस टाइम के गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त ने खगोलीय समस्या के लिए बीज गणित का प्रयोग करना आरंभ किया था। बीज गणित का प्रयोग किसने आरंभ किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसके लिए? तो खगोलीय समस्याओं के लिए। और किस काल में? तो गुप्त काल में। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथों बृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका की रचना करी थी। किसने? वराहमिहिर ने, जो कि गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही बृहद संहिता की और पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। किसने? वराहमिहिर ने। बृहद संहिता में क्या था? तो ये नक्षत्र विज्ञान था, वनस्पति शास्त्र था, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल से संबंधित विषयों का वर्णन दिया गया हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास एवं भौतिक भूगोल से संबंधित विषयों का वर्णन गुप्त काल में किस संहिता से मिलता है? तो ये बृहद संहिता से प्राप्त होता है। आर्यभट्ट के ग्रंथ पर भास्कर ने इसी काल में टीका लिखा, जो महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य एवं भाष्य के रूप में प्रसिद्ध है। किसके ग्रंथ पर लिखा था? तो आर्यभट्ट के ग्रंथ पर लिखा था। चिकित्सा क्षेत्र में ये गुप्त काल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग संग्रह की रचना वाग्भट ने गुप्त काल में ही की थी। और आयुर्वेद के एक अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ नवनीतकम जो है, इसकी रचना इसी काल में हुई थी। नवनीतकम की रचना जो है ये गुप्त काल में हुई थी और ये आयुर्वेद की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इस काल में हाथियों के रोगों से संबंधित चिकित्सा के लिए भी ग्रंथ की रचना की गई थी। वो किसने किया था और उस ग्रंथ का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये ग्रंथ है हस्त्यायुर्वेद और इसकी रचना की थी पालकाप्य ने। ओके, पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। पूछा जाता है कि ये जो है ये कवि, ये प्रसिद्ध चिकित्सक किस काल में, किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये सब प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। नागार्जुन इस काल का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था और उसने रस चिकित्सा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। मैं एक छोटे छोटे इंडिपेंडेंट वीडियो बनाऊंगी, जैसे गुप्त काल की मुद्राएं, जैसे गुप्त काल की जो रचनाएं हैं, वो गुप्त काल में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हुए, कौन कौन से इतिहासकार हुए, तो वो 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो रहेगा और वहां से आप वन लाइनर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द ही 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ। नागार्जुन इस काल का एक प्रसिद्ध चिकित्सक था और उसने रस चिकित्सा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। किसने?
नागार्जुन जो है ये गुप्त काल का प्रसिद्ध चिकित्सक था और इसने रस चिकित्सा जो कि किससे रिलेटेड था, औषधि निर्माण से रिलेटेड था। इस काल में औषधि निर्माण के कार्य में तेजी भी आई थी, इसकी रचना करी थी। अब है नागार्जुन ने इस काल में सिद्ध किया कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि खनिज धातुओं में रोग निवारण की शक्ति जो होती है ये विद्यमान है। धातु विज्ञान की इस युग में अत्यधिक तरक्की हुई और लगभग हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि कौन से युग में धातु विज्ञान की सबसे ज्यादा तरक्की हुई, तो ये किस युग में हुई थी? गुप्त काल में हुई थी। लगभग 1500 वर्ष पूर्व निर्मित दिल्ली में एक लौह स्तंभ में अभी तक जंग नहीं लगा है, जो तत्कालीन धातुकर्म विज्ञान के काफी विकसित होने का संकेत देता है। तो जिस टाइम में बनाया गया है और वो 1500 वर्ष पूर्व है, फिर भी उसमें कोई भी जंग नहीं लगा है, रस्टिंग नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जो धातु यूज किया जाता था उसकी क्वालिटी क्या हो सकती है। इस प्रकार भौतिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के कारण गुप्त युग को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा जाता है। तो ये यहाँ पे हमने पूरी तरीके से गुप्त काल को कंप्लीट कर लिया और यहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आता है तो छोड़ने वाली बात नहीं होगी। अब हमने क्या क्या देखा है एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने साइंस देखा है, अजंता चित्रकारी देखा है, गुप्तकालीन आर्ट्स देखे हैं हमने, और उस वक्त किसकी रचना के कौन कौन से साहित्य की रचना हुई, उसके रचनाकार कौन है वो हमने देखा है। शिक्षा एवं साहित्य गुप्तकालीन से रिलेटेड देखा है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हमने सारा का सारा इंपॉर्टेंट रिवीजन किया है। जो श्रेणियां थी किस प्रकार से विभाजित थी वो हमने देख लिया है। फिर क्षेत्र भूमि किस टाइप की थी, वो सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था हमने यहाँ पे रिवाइज किया, और किस अधिकारी को क्या कहा जाता था और किस पार्ट के अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हमने काफी अच्छे तरीके से देखा है। केंद्रीय नौकरशाही गुप्तकालीन कैसे थे वो हमने यहाँ पे रिवाइज किया है। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। गुप्तकालीन संस्कृति, प्रशासन और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा है, काफी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है। और इसके बाद हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट देखा है वो गुप्त पीरियड होल एंड सोल, कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, कौन कब आया कौन कब गया, उससे रिलेटेड कौन सा ताम्रपत्र अभिलेख है, कौन से अभिलेख में क्या है, ये सारी चीजें हमने इस गुप्तकाल के वीडियो में रिवाइज करी है। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।